सुश्री और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर बालाघाट जिले की वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र से। भाजपा कांग्रेस बसपा टेंशन में, क्योंकि अब आ गए हैं मनोज लिल्हारे। बालाघाट जिले की वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा में अब कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अब पेंच फंसता दिखाई दे रहा। वो इसीलिए लोधी बाहुल्य क्षेत्र से मनोज लिल्हारे ने अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जो क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे। सुप्रीम पावर समाचार पत्र के सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे ने उनसे बात की। देखिए पूरा इंटरव्यू सुप्रीम पावर न्यूज पर। सुप्रीम पावर न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम पहुंचे हैं डोंगरमाली और यहाँ से मनोज लिल्हारे जी वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे जान लेते हैं क्या रणनीति है सर। सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में सशक्त नमन और साथ ही क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। रणनीति तो आगे चुनाव लड़ने की है और रणनीति में अभी फिलहाल पूरा फोकस तो चुनाव पे है। अब रणनीति में जो बात आती है तो रणनीति जो आगामी हमारी जो रणनीति हमने जो तैयार की है उसमें हमारे पास में जो बात है मुद्दों की है ना, मैं हर बार हर चैनल को और हर विषय में बताती हुई आया हूँ कि इस बार हमारी बात मुद्दों पे नहीं है। बात यह है इस बार आगामी जो हमारा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के बाद जनता मुद्दे बताएगी और उसको पूरा करके हम देंगे। क्योंकि अभी तक के स्थानीय नेता जितने भी आए उन्होंने सब मुद्दे बताए, मुद्दों पे चर्चा की, कई चीज़ों को लेकर के सामने आए, पर उसमें उनने कितना पूर्ण किया है, कितने कार्यों को पूर्ण किया है और कितनी जनता से जो वादे किए थे उस वादों को पूरा किया है। ये वादे करके झुटलाने वाली बात है। आपका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव लड़ने का हमारा तो मुख्य मकसद है कि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से आए हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मतदाता हैं और जो भी हमारे क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, सब जो ज़मीनी स्तर के पड़े हुए हैं उन सब लोगों को ऊपर उठा करके लेके आने का है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह आज के समय में स्थानीय जनप्रतिनिधि ये बताएं कि आज इस क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के जितने भी आए हुए कार्यकर्ता और जितने भी मतदाता आते हैं इनकी इमेज इनके सामने क्या है। तो आज क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता और मतदाता हैं इनको ऊपर उठाने की हमारी पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश है। जी, आप पहले भाजपा में थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भाजपा से मैं एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ और जब से मैंने होश संभाला है जब से मेरा मतदान आया है, मैंने होश संभाला है, तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते आया हूँ और एक अच्छा कार्यकर्ता मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। अब निर्दलीय जो फॉर्म भरने की बारी आई तो ये बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये आकर के खड़ी होती है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी दल हो, किसी भी दल में सभी जगह तो बागी लोग भरे हुए हैं और हम भाजपा से बागी होकर के अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो हम बागी कहाँ से कहलाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि मैं बात करता हूँ सबसे पहले कांग्रेस की। पिछले साल प्रदीप जायसवाल जी ने चुनाव लड़े थे बागी होकर के, तो साथ किसने दिया था? विक्की पटेल जी ने सबसे प्रमुख साथ दिया था और आज वही विक्की पटेल जी कांग्रेस की टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछले साल की कांग्रेस कहाँ गई थी? पिछले साल की कांग्रेस कहाँ गई थी जिस समय आप बागी प्रत्याशी के साथ खड़े थे? उस समय आपने कांग्रेस के संजय सिंह मसानी को समर्थन क्यों नहीं किया? फिर इस बार आप कांग्रेस को लेकर के आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि पार्टी हमारी माँ है, आपको कांग्रेस को साथ देना पड़ेगा। तो पिछले साल कांग्रेस कहाँ थी? पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस कहाँ थी? ठीक। अब उसके बाद दूसरी चीज में आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमान किसके हाथ में थी? भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास में नेता थे और एक नहीं थे, हमारे पास में हाथ पकड़ने के लिए मजबूत बहुत सारे सहारे थे। उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किसको दी? ये बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट वो लेकर के आए हैं जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करते थे और खुल करके विरोध करते थे और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह बदनाम करने में कहीं को समय नहीं छोड़ते थे। आज उनको टिकट दे दी गई तो भाई हम कहाँ से बागी? यहाँ तो खुद पार्टी बागियों को भर्ती करा रही है, तो हम बागी नहीं कहलाएंगे अपने आप में। आज हम समर्पित कार्यकर्ता थे, समर्पित हैं और आज हम विधानसभा चुनाव मैदान में हम बागी रूप से नहीं है। बागी तो ये है जो पार्टी में घिसपट करके अंदर आ गए। जी मनोज जी, यहाँ पे लोधी बेल्ट में कितना वोटर? देखिए, हमारे वारासिवनी में अभी जैसे लोधी बेल्ट में 40 से 45 हज़ार वोटर्स आता है, जो लगभग यानी मान लीजिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 38 से 35 हज़ार वोट गिरने की आशंका है। क्या मनसा जाहिर होती है जैसे आप उनके घर में जाके मिलते होंगे? जी हाँ, मैं तो खैर नहीं, इस चीज़ों को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि एक समाज को लेकर के कभी चुनाव नहीं होता है। सर्व समाज का संगठन हो जाए, सभी लोगों का संगठन हो जाए, तब जाकर के चुनाव होते हैं। हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे पार्टीगत स्तर से अगर टिकट मिलती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी टिकट मिले, किसी को भी टिकट मिलती है या कांग्रेस से टिकट मिलती है, तो उनकी गिनती 20,000 प्लस से चालू होती है।
क्योंकि उनके पास में पार्टी सिंबल रहता है, पार्टी सिंबल के चलते कार्यकर्ताओं का संगठन रहता है। निर्दलीय प्रत्याशी की गिनती 0 से चालू होती है, तो मैं यहाँ पे ये मानूंगा कि जाति संगठन से आज मेरी गिनती 20 से चालू है, लेकिन उसमें जाति संगठन का कोई विशेष योगदान रह करके अपन चुनाव में एकदम आगे बढ़ जाए, एक जाति एक समाज को लेकर के अपन चुनाव जीत जाए या कुछ अच्छा प्लस हो जाए, ये नहीं होता। गिनतियाँ चालू होती है, 20,000 से हमारी प्लस से गिनती चालू होगी, एक अच्छे संगठन समुदाय से हम लोग आते हैं, इसलिए हमारी 20,000 से गिनती चालू होगी, ये हम मान सकते हैं। जैसे भाजपा की गिनती 20 से चालू होगी, कांग्रेस की गिनती 20 से चालू होगी, वैसे हमारी भी गिनती 20 से चालू होगी। बाकी सर्व समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर के चुनाव लड़ा जाता है, एक जाति विशेष समुदाय से कुछ नहीं होता। जी कुछ सुनने मिला था कि आप फॉर्म भी उठा सकते हैं आने वाले समय में, कुछ दिनों में। क्या सच्चाई है कि आप दौर में नहीं, ये तो देखिए उठाएंगे? सबसे बड़ी चीज ये आती है कि चुनाव ही अफवाहों का ढेर है। चुनाव में सबसे ज्यादा अफवाह फैलती है और अफवाह फैलाने में विपक्ष कोई कमी नहीं छोड़ता है। और रही बात आगामी चुनाव में फॉर्म उठाने और रखने की बात, तो चुनाव मैदान में रहेंगे तो लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। बाकी मैंने हर बार एक ही बात कही है, मैं फॉर्म उठाऊंगा, एक शर्त तो उठाऊंगा, वो मेरी शर्त है, वो शर्त जो पूरी कर दे तो मैं फॉर्म कल उठा लूंगा, कोई तकलीफ नहीं। भारत देश की मतदाता सूची से मेरा नाम काट दें, भारत देश की मतदाता सूची से मेरा नाम काट दें, मैं फॉर्म उठा लूँ। फॉर्म उठाने की क्या हो सकता है, फिर तो मैं चुनाव ही लड़ने लायक नहीं दूंगा। भाई साहब, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जब हमको वोट देने का अधिकार है तो हमको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। उसमें हम किसी के प्रेशर में क्यों आएंगे? आज हम प्रजातंत्र के बाहर हो जाते हैं, हमारा वोटर लिस्ट से आप नाम काट दीजिए, फिर तो हम चुनाव लड़ने ही लायक नहीं रहेंगे, ना वोट देने लायक रहेंगे, तो फिर तो प्रश्न ही चिन्ह खत्म हो जाता है। अब ये बताइए, आज प्रजातंत्र में जब अच्छा चलिए हमारे को फॉर्म उठाने की बात, अगर हमारे पे कोई प्रेशर आता है, हमको फॉर्म उठाने के बारे में बोला जाता है, तो फिर वोट देने के लिए हमारा पैर पड़ने क्यों आते हो भाई साहब? फिर बताओ ना, वोट देने का भी हमें अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिसका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। जैसा हमें वोट देने का अधिकार रहता है, हम उसका पूरा उपयोग करते हैं, तो हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, हम चुनाव लड़ेंगे। और रही बात कोई पार्टी का, किसी भी संगठन का कोई प्रेशर अगर हमारे पे आएगा तो हम उसको सिरे से खारिज कर देंगे। हम उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे कि हमें अधिकार है चुनाव लड़ने का, जिसका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्या जनता का प्यार मिल रहा है आपको? हाँ, ये तो देखिए, जनता हमारे साथ में, और आज ग्रामीण अंचल का हर एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता आज हमारे साथ में। हम जिस दिन फॉर्म डालने गए थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी जनता को, अपने ग्रामीण अंचल की जनता को, जिन्होंने मुझे उठा करके सामने लाया। आज वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं और कंधे से कंधा मिला करके चल करके। और सवाल पूछूंगा आपको कि आपने लोगों के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया अभी तक? देखिए, जिस दिन मैंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा, उस समय मुझे समझ में आ गया कि स्थानीय नेताओं की वजह से आज हमारे जो नीचे छोटे वर्ग के जो लोग बैठे, जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता बैठे, जमीनी स्तर के जो मतदाता बैठे, वो कितना प्रताड़ित, कैसे परेशान। उसके बाद मैंने सामने आने की सोचा। जब मेरे बीच में जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो जमीनी स्तर के ग्रामीण अंचल के रहने वाले जो व्यक्ति थे, उनको मैं एक मजबूत हाथ समझ में आया, उन्होंने मेरे साथ में पहल की, कंधे से कंधा मिला के चले, मैं सामने आया। मैं जिस समय सरपंच चुनाव जीता, सरपंच चुनाव जीतने के बाद में हर एक हितग्राही को, हमारे ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, हम अपने ग्राम पंचायत डूंगरमाली की बात करते हैं, हर एक हितग्राही को हितग्राही मूलक का कार्य मैंने घर बैठे बैठे पहुंचा करके दिया कि घर पे रहेंगे आप। आज अगर किसी को मुझे एक पेंशन बनाने की बात आती है, मेरे यहाँ पे कर्मचारी है, कर्मचारी का मतलब मेट अभी सभी पंचायतों में है, मेटों को मैं पर डे सर्वे करवाता हूँ अपने गाँव में। हर 2-3 दिन के आड़ में मेरे यहाँ सर्वे कराने के लिए मेट जाते हैं। मेट जाने के बाद में सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद में जब मेट देखते हैं कि इसके घर इनकी पेंशन नहीं बनी है, इनको फलानी योजना का लाभ नहीं मिला, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के हमारे मेट आते हैं, कहाँ पंचायत आते हैं, और पंचायत आने के बाद में पंचायत में रखी हुई फोटोकॉपी से हम फोटोकॉपी करवाते हैं और उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके घर पहुंचा के आते हैं। और जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी साइन और सिग्नेचर की, तो हम अपने आदमी भेज करके उनके घर से साइन सिग्नेचर करवा करके बुलवाते हैं। एक एक व्यक्ति को घर पहुँच सेवा दी है हमने। क्यों दी है? इसका कारण ये है कि कुछ व्यक्ति पंचायत आने से डरते हैं, कुछ व्यक्ति पंचायत जब आते हैं तो उनको ये लगता है कि वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको बता दिए गए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हम कैसे अवेलेबल कराएंगे, कहाँ से लाएंगे, इतने लचपच कहाँ करेंगे, तो कई हितग्राही ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। जब उनके घर हमारा व्यक्ति जाता है, एक एक डॉक्यूमेंट्स निकलवाता है, एक एक डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करवाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार इतने डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास पड़े थे। ग्रामीण अंचल में अधिकतर लोग उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, उतना देख नहीं पाते, बोलते हैं चलो यार अपने को तो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना है, कौन इतने लचपच में जाए। तो हमने जमीनी स्तर के हर एक कार्यकर्ता को घर पहुंच करके सेवा दी है। और विकास की अगर हम बात करेंगे तो मैं अपने मुंह से नहीं बताता, वो आप डूंगरमाली घूम करके देख लीजिए, डूंगरमाली के लोगों से पूछ लीजिए, डूंगरमाली विकास बताएगी।
क्योंकि हर कोई अपने मुंह से बढ़ाई करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने मुंह से बढ़ाई करना नहीं चाहता। डोंगर माली खुद अपना स्वयं में विकास बताएगी कि हमने यहाँ क्या क्या कार्य किया है, क्योंकि मैंने जी तो देखते आया हूँ जनप्रतिनिधियों को, कहीं कोई बात नहीं करते, कोई मुद्दों की बात नहीं करते, 59 महीने में 59 महीने नहीं आते और 1 महीने के लिए आते और बताते हम गरीबों के लिए मसीहा बन करके खड़े रहेंगे। आज कौन सा जनप्रतिनिधि गरीबों के लिए मसीहा बन करके खड़ा रहा? जिस समय में डोंगर माली में हॉस्पिटल कांड हुआ, 5,000 रुपए लेकर के हमने नर्सों को रंगे हाथ पकड़ा। आज तक के स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूरे जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि आज तक के कोई नहीं आया पूछने के लिए कि भाई उन लोगों ने जिस समय में नर्सों को रंगे हाथ आपने पकड़ा था, तो आज 50 महिलाओं ने एफिडेविट दिया था, 50 रुपए के स्टाम्प में दिया था, जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आज उसकी भी कोई इमेज बची नहीं है। आज उस स्टाम्प के जरिए सबने एफिडेविट दिया था, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। क्यों जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात पे विचार नहीं किया गया? आज तक क्यों नहीं पूछा गया कि भाई साहब इस विषय पे आज तक हमारी इतने गरीब महिलाएं जो परेशान थी, इनके साथ में आज भी न्याय नहीं हुआ है। आज भी देख लीजिए, आप जाकर के पता कर लीजिए, उस विषय में कुछ नहीं, उल्टा हमारे पे केस लगा दिया गया और आज हम उसकी पेशी जा रहे हैं। तो एक गरीब की मदद करने के लिए आपको जेल देखना पड़ेगा। ये बनाया है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने। तो आज ये बताइए, सारी जनता परेशान है, सभी परेशान है। आज इस विषय को लेकर के कोई भी नेता सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम ये तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी तक आप कहाँ थे? अब आए हैं आप 1 महीने में गरीबों का मसीहा बनने के। जनता समझदार है, इस बार जनता समझदार है, जनता इनका हिसाब बना देगी और जनता के मत पे पता चलेगा, जनता के मतदान पे पता चलेगा कि आपने कितना विकास किया और हमने कितना विकास करके दिखाया। हम तो सिर्फ मात्र ग्राम डोंगरमाली की बात कर रहे हैं और आप पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आपका क्षेत्र बताएगा और हमारा ग्राम डोंगरमाली बताएगा। वो तो जनता के मतदान से पता चलेगा ना कि जनता किसके पक्ष में। अगर जनता आपके पक्ष में तो सही में आपकी कार्यप्रणाली से जनता खुश है, हम गलत थे। और जनता अगर हमारे तरफ मतदान करती तो जनता सही में आपकी कार्यप्रणाली से नाराज थी। ये सारा जनता का जनमत है, जनता बताएगी कि आपने क्या किया। आप अपने मुंह से ढिंढारा मत पीटो कि मैंने ये किया वो किया, वो तो दिख रहा है, जनता दी तोड़ना। जनता सब देख रही किसने क्या किया और उसका परिणाम जनता अभी आपको 17 तारीख को देने वाली है। क्या लग रहा है सर, आप किसी को टारगेट करने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, मकसद नहीं। मैं व्यक्ति विशेष को किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज प्रजातंत्र के अधिकार के क्षेत्र में अपने अधिकार में आया हूँ और अधिकार के तहत में चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सभी अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं और जिस पार्टी की टिकट मिली है सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। आज की तारीख में क्या होता है, जब चुनावी मैदान में सब आ जाते तो प्रतिद्वंदी हो जाते। विचारों की लड़ाई, सब अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। विचारों की लड़ाई, किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं, किसी से कोई गाली गुफ्तार नहीं है, सब अपने अपने विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तब आपसी में कोई भाजपा से आ रहा है, कोई कांग्रेस से आ रहा है, कोई बीएसपी से आ रहा है, कोई निर्दलीय आ रहा है, सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। जितने दिन चुनाव चलेगा उतने दिन प्रतिद्वंद चलेगा, सब अपने अपने विचारों को प्रकट करेंगे। बाकी किसी का कोई एक दूसरे का टारगेट नहीं है, सब एक दूसरे के टारगेट है जी। तो ये थे हमारे साथ में मनोज लिल्लारे जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। कैमरामैन विनय के साथ जिम्बाब्वे में इसलिए दुर्गा प्रसाद परिवार आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और उस दिन जो हमारी फॉर्म डालने की जो रैली हुई थी वो शायद मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देख ली। उस जगह उनका जो समर्थन था जनता का और जो साथ था वो हमारे साथ पूरा रहा। जनता का समर्थन आज हमारे साथ है और ग्रामीण अंचल के खासतौर से जनता का समर्थन आज हमारे साथ में, क्योंकि ग्रामीण अंचल के जनता का हर एक का कहना ये है कि अब हमारे पास में ग्रामीण अंचल में हाथ पकड़ने के लिए हमें सहारे की आवश्यकता है और वो एक मजबूत सहारा ढूंढ रहे हैं। उस मजबूत सहारे के चलते आज मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे अपना मजबूत हाथ बनाया है। आज ग्रामीण अंचल के हर एक कार्यकर्ता ने अपना एक मजबूत हाथ मुझे बनाया है और मैं ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं के साथ है और ग्रामीण अंचल का हर एक कार्यकर्ता आज मेरे साथ। जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो रोजगार के लिए क्या है? देखिए, चुनाव अगर हम जीत जाते हैं और विधानसभा की सीट पर बैठ जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले समय में सबसे पहली तो चीज़ ये है कि देखिए, सरकार किसी की भी बनती, चाहे भाजपा की बने या कांग्रेस की बने या अन्य किसी भी राष्ट्रीयकृत दल की बने, सरकार का काम है कार्य करना, योजनाओं को लॉन्च करना, योजनाओं को लाना। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काम रहता है कि उसको अपने क्षेत्र की जो जनता है उसके तक के पहुंचाना। तो वाला कार्य जो हम करेंगे हर किसी के लिए, हर किसी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के लिए, हर एक मतदाता के लिए, हर एक ग्राम में रहने वाले रहवासी के लिए, जमीनी स्तर का आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति तक के सरकार के जो भी योजना है, सरकार की योजना का लाभ उनके तक के पहुंचे। और दूसरी चीज़ बात हमारे क्षेत्र में इस विषय को लेकर के आ जाती है कि आज की तारीख में हमने पहले तो ये बात बताई कि भैया मुद्दे तो हमारे पास कुछ नहीं, मुद्दे इस बार जनता बताएगी, पूरा करके हम देंगे। फिर भी बात अगर आ जाती है तो मैं थोड़े विषयों पे कहना ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आज शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पलायन हो गया,
ये सब चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक सबसे ज़्यादा अगर बलि चढ़ा है तो वो किसान चढ़ा है। किसानों के बारे में इसमें इनके विषय में कौन सोचेगा। आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इनके तरफ में कोई भी ध्यान नहीं, एक किसी भी एंगल से ध्यान नहीं देता है कोई भी जनप्रतिनिधि। आज शिक्षा की अगर अपन बात कर ले तो किसी भी सरकारी संस्थान में कोई भी विधायक लेवल का आदमी, सांसद लेवल का जो व्यक्ति होता है वो कभी जांच पे नहीं आता है, और जैसे का वैसा शिक्षा विभाग पड़ा हुआ है, किसी का शिक्षा विभाग पे ध्यान नहीं। स्वास्थ्य विभाग की अगर अपन बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग के छोटे छोटे जो हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा नेता कभी नहीं आता, स्थानीय जनप्रतिनिधि कभी नहीं आता कि भाई हमें यहाँ जाकर के जांच करना है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तब की सरकार सबसे ज़्यादा आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य पे इन्वेस्टमेंट कर रही है अपना। और आज करके आप देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य जीरो पे बैठा हुआ है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बाद। सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती है स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो यहाँ पे आकर के ध्यान नहीं देते। अकेले एक भोपाल में बैठी हुई सरकार डोंगरमाली के हॉस्पिटल को कैसे देखेगी। यहाँ के लोकल में रहे हुए जनप्रतिनिधियों का काम है कि डोंगरमाली के हॉस्पिटल को देखना, डोंगरमाली के सरकारी स्कूल को देखना, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का काम है। अब बात आ जाती है पलायन की, तो पलायन में आप ये बताइए कि आज किसान वर्ग का हर एक व्यक्ति, उनका बेटा आज की तारीख में यहाँ से पलायन कर जा रहा है। क्यों कर रहा है जी वो पलायन, बताइए भाई। उसको यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो वो अपनी किसानी करेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा और अपनी किसानी भी संभालेगा और जॉब भी संभालेगा। क्यों पलायन करेगा। आज वो नागपुर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए पूरा ग्राफ उठा करके जिले का देख लीजिए, मैं वाराणसी की बात नहीं करता, पूरे जिले के लोग पलायन कर जा रहे हैं। तब की हमारा जो क्षेत्र आता है वो माइंस की नगरी है। आज हमारा क्षेत्र जो आता है बालाघाट जिला माइंस की नगरी है। आज माइंस यहाँ इतनी निकलने के बाद में भी एक फैक्ट्री नहीं है। और सेकंड चीज़ में अगर अपन आ जाते हैं तो बांस उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है हमारा बालाघाट जिला। क्यों आपके पास कागज़ की फैक्ट्री नहीं है। सबसे ज़्यादा जिले में मंत्री पद हमारे यहाँ रहे हैं और वो भी बड़े बड़े पद रहे हैं। उसके बाद में आप लोग ये बताइए कि हमारे यहाँ पे पलायन सबसे ज़्यादा देखने में आता है। क्यों आता है पलायन देखने में। आप पलायन को रोकिए, बड़े स्तर पे कार्य करिए, बड़े स्तर पे फैक्ट्रियाँ खुलवाइए, पलायन ऑटोमेटिक रुकेगा। अब बात कर लेते हैं अपन किसान की। तो आज मुझे ये बताइए कि किसान वर्ग का जो अपना जो किसान आता है, किसानी जितने भी लोग करते हैं, वो किसान आज कितना परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि इनके रेट बढ़ गए, उनके रेट बढ़ा दो, उनके पैसे दिलवा दो, जो भी है समर्थन मूल्य बढ़ा दो, ये तो सब होना, ये सरकार करेगी, समर्थन मूल्य का काम करेगी, सारी चीज़ें करेगी। लेकिन आज एक किसान एक एकड़ में कितनी उसको फसल हो रही है, और उस फसल को यहाँ से अपने धान बुआई से लेकर के काटने से लेकर मंडी ले जाने तक उसको कितना खर्च होता है, और उसके बेचने के बाद कितना पैसा पूरा माइनस करके उसकी जेब में कितना पैसा बचता है, ये कोई भी विधानसभा या सांसद लेवल का कोई व्यक्ति बताए, उनको मालूम नहीं है आज की तारीख में कि उसको पैसा कितना बचता है किसान को। जिस समय किसान को शादी या मकान करने की बात आती है तो उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ता है। और इसके बाद में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, और ये मीडिया के माध्यम से हर किसान भाई इस बात को सुने। आज ये बताइए वारासुनी मंडी में प्रत्येक दिन 250 से 300 किसान अनाज बेचने जाते हैं। मैं कहता हूँ किसी के साथ नहीं, लेकिन एक न एक किसान के साथ रोज कुछ ना कुछ प्रकार की अनहोनी वहाँ घटती है। एक तो किसी की धान चोरी हो जाएगी, किसी के बोरा चोरी हो जाएगा, नहीं तो किसी को पेमेंट लेट हो जाएगा, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की अनहोनी वहाँ पे घटती है। घटने के बाद क्या वो किसान कभी किसी नेता को फोन नहीं लगाता। आज की तारीख में पूरे नेता वरिष्ठ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आज की तारीख में वाराणसी शहर में निवास करते हैं। क्या उनको खबर नहीं जाती? खबर जाती है, लेकिन ये आते क्यों नहीं आते। आज आप देखिए किसानों की गति कितनी खराब है। जिस जगह में किसान धान बेचता है और धान बेचने के बाद अपने पैसे के लिए उस व्यापारी के घर में जाता है तो एक भिखारी की भांति बाहर खड़ा रहता है, तबकि उसके अनाज को बेच करके आज उस व्यापारी ने अपना महल बनाया है। उनने तो किसानों का पैर धुला करके बैठाना चाहिए बाजू में कि भाई तू बैठ, मैं तेरे को पेमेंट तेरे घर तक ला करके दूंगा। दूसरी चीज़, उस किसान के लिए अगर पीने का पानी की इनने वगैरह व्यवस्था की है तो बाहर आप जाना, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और आने वाले समय में कोई भी किसान वहाँ जा करके अब देखे कि जिस घड़े में पानी रखते हैं वो घड़ा कितने दिन से धुला हुआ नहीं रहता, और उस घड़े के ऊपर में अगर एक गिलास उल्टी हुई रखी हुई रहती है, उस गिलास में कितने दाग रहते हैं, इसको पहले वो किसान भाई देख ले। तो किसानों की आज ये गति है। किसानों को इन लोगों ने भिखारी के भांति घर के बाहर खड़ा करके रखा है। तब वहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाता, एक आदमी किसान के लिए क्यों नहीं जाता भाई साहब बताइए। तबकि उस समय जनप्रतिनिधि ने जाना चाहिए ना, किसानों के लिए खड़े रहना चाहिए। किसान सिर्फ मान सम्मान के लिए जीता है, पैसे के लिए किसान नहीं जीता है। अगर किसान पैसे के लिए जीता तो अभी तक के पूरी किसानी पड़ियाव रह जाती भाई साहब। कोई किसान किसानी नहीं करता, लेकिन किसान सिर्फ मात्र मान सम्मान के लिए जीता। और अगर किसानी बंद हो जाएगी तो आज जो आप अनाज खा रहे हैं कल से कहाँ खाएंगे। तो किसानों के लिए सपोर्ट के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा, उनके आत्मसम्मान के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के किसान आगे बढ़ेगा और किसान किसानी करेगा। और उसके बाद में आपके पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में अनाज फैलेगा, और उस अनाज से सारा ब्रह्मांड के जीव जंतु अपना अपना जीवन यापन करेंगे और पेट पालन करेंगे।
जी मनोज जी, आप सरपंच भी है डोंगरमाली से। इसके बाद में एक और सवाल पूछूंगा आपसे।